साथियों, भाषा दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदी भाषा और इसकी बोलियां। इस कार्यक्रम में हम हिंदी भाषा और इसकी बोलियों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत है। वर्तमान स्थिति तो ये है कि हिंदी भाषा अपने व्यवहार क्षेत्र के बाहर भी दूर दूर तक फैल गई है। भारत के बाहर दूसरे देशों में भी ये भाषा अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। तो आइए चलते हैं हिंदी भाषा और इसकी बोलियों के महत्व एवं विकास पर केंद्रित एक परिचर्चा में। इस परिचर्चा के संयोजक हैं डॉक्टर योगेश शर्मा और इस परिचर्चा में विषय विशेषज्ञ के रूप में भाग ले रहे हैं प्रोफेसर मधुकर और प्रोफेसर शिल्पा। इस परिचर्चा में सहयोगी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मुकुल, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर वत्सला और डॉक्टर सुब्रत। मित्रों, आज हिंदी भाषा और इसकी बोलियां विषयक इस परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर मधुकर जी से अनुरोध करता हूं कि इस परिचर्चा का आरंभ करें। मित्रों, ये तो स्पष्ट है कि प्रत्येक देश में एक न एक भाषा उसकी पहचान के रूप में उभर कर आती है। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी। इसी तरह हिंदी भाषा भारत की पहचान है। साथियों, भाषा कोई भी हो, मूल रूप से भाषा मौखिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है और समाज के सभी प्रयोजन भाषा के माध्यम से ही सिद्ध किए जाते हैं। जी हाँ, भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विकास और ह्रास दोनों प्रक्रियाएं संभव होती हैं। इसी कारण कालक्रम में भाषा के हर स्तर पर परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। कबीर ने तो भाषा को बहता हुआ नीर कहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम हिंदी के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो इसके मूल में निहित खड़ी बोली के बीज हमें अमीर खुसरो की भाषा में दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार संतों की वाणी में व्यापक मौखिक व्यवहार के कारण नए नए भाषिक प्रयोग हिंदी में जुड़ते चले गए। कबीर की वाणी में ऐसे प्रयोग बहुतायत से मिलते हैं। जैसे अंखड़ियां छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। जी हाँ, वैसे तो भाषा का ये रूप खड़ी बोली के समीप था, लेकिन मध्यकाल के साहित्य में ब्रज और अवधि का ही बोलबाला रहा है। किंतु मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि बोलचाल में खड़ी बोली पर आधारित भाषा ही प्रचलित रही। भाषा का यही रूप दक्षिण तक फैला, जहां इसे दक्षिणी अथवा हिंदवी कहा गया। जी, 19वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी और उर्दू का प्रचलन बढ़ता गया। 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी और उर्दू भाषा के अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट ने दोनों भाषाओं की पुस्तकें अलग अलग तैयार करने का प्रबंध किया। लोक व्यवहार में अधिक प्रचलित होने के कारण हिंदी साहित्य की भाषा बन गई। हमने अभी अभी इस बात का जिक्र किया कि हर देश में एक न एक भाषा उसकी पहचान होती है। जैसे हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है। यहाँ पर यह भी सच है कि लगभग सभी देशों में उस मुख्य भाषा के साथ साथ अन्य भाषाएं भी व्यवहार में रहती हैं। जी हाँ, ये ठीक है, लेकिन भारत का परिदृश्य इससे कुछ भिन्न है। ये एक बहुभाषी देश है। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं और बोलियां थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम बोलचाल में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न बोलियों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी अनेक बोलियां प्रचलित हैं। फिर भी जनसंचार, सरकारी कामकाज, शिक्षा माध्यम आदि में मानक हिंदी का ही प्रयोग होता है। मुख्य बात यह है कि व्यवहार क्षेत्रों का यही व्यवस्थित वितरण भाषा और बोली के पारस्परिक संबंध को पुष्ट करता है। अगर कोई बोली भाषा व्यवहार के सभी क्षेत्रों में उसके बोलने वालों द्वारा प्रयुक्त होने लगती है तो वो बोली भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। जी हाँ, मैथिली का उदाहरण हमारे सामने है। काफी समय तक मैथिली हिंदी भाषा की एक बोली मानी जाती रही, लेकिन अब इसे भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है, जिसकी वजह से इसे वर्ष 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। ये बात भी ठीक है।
आइए बोली और भाषा के पारस्परिक संबंध के विषय में प्रोफेसर जगन्नाथन के विचार सुने। बोली कब भाषा का रूप लेती है? जब वो अपने समाज की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, और ये संप्रेषण केवल खाने पीने का नहीं, ये संप्रेषण है न्याय प्रशासन का, शासन का, वांग्मय का, शिक्षा का और मीडिया आदि का। इन समस्त सामाजिक प्रयोजनों की पूर्ति जो भाषा कर सकती है उसी को हम भाषा का दर्जा देंगे। लेकिन बोलियां जो हैं इन समस्त प्रयोजनों के लिए भाषा पर निर्भर होती है, वो अपने से इन सारे प्रयोजनों की पूर्ति नहीं करती है। यही एक सबसे बड़ा अंतर है भाषा और बोली में। इस समय मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या हिंदी की बोलियों में कुछ समानता है? ये तो एक तथ्य है कि हिंदी भाषा की बोलियों में समानताएं हैं। जैसे सभी बोलियों के वाक्यों में शब्द क्रम समान होता है। सामान्यतः वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और अंत में क्रिया। हिंदी में राम खाना खाता है, गढ़वाली में राम खाणु खाणु छ, हरियाणवी में राम रोटी ख्या करे। इन बोलियों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि समीप की बोलियों में पर्याप्त पारस्परिक बोधगम्यता है। अर्थात मथुरा में रहने वाला ब्रजभाषी व्यक्ति कानपुर की कन्नौजी और कानपुर में रहने वाला व्यक्ति मथुरा की भाषा समझ लेता है। लेकिन दूरस्थ बोलियों में ये बोधगम्यता नहीं है। जैसे गढ़वाल में रहने वाला व्यक्ति गया की मगही नहीं समझ सकता और मगही बोलने वाला गढ़वाली नहीं समझ सकता। लेकिन एक रोचक तथ्य ये भी है कि पारस्परिक बोधगम्यता ना होने पर भी गढ़वाली और मगही बोलने वाले दोनों ही अपने आप को हिंदी भाषी समुदाय का ही सदस्य मानते हैं, इससे अलग नहीं। हिंदी की संपर्क भाषा का रूप यहीं से विकसित होता है। अच्छा मधुकर जी, कृपया हमें ये बताएं कि हिंदी की जो बोलियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी की समस्त बोलियों को हम भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर 5 वर्गों में रख सकते हैं, और ये 5 वर्ग इस प्रकार हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, इसके लिए किसी एक प्रमुख नगर का नाम लें तो मोटे तौर पर हमें बोली के क्षेत्र का पता चल जाएगा। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बात करें तो इसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली बोलियां आती हैं। खड़ी बोली का प्रयोग क्षेत्र मेरठ और उसके आसपास का इलाका है। ब्रजभाषा मथुरा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। हरियाणवी का प्रयोग रोहतक और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। कन्नौजी कानपुर और उसके निकट के क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली बोली का प्रयोग झांसी, भोपाल और इसके समीप के क्षेत्रों में किया जाता है। पूर्वी हिंदी के वर्ग क्षेत्रों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। अवधी का प्रयोग लखनऊ और इसके आसपास होता है। बघेली बोली का प्रयोग मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया एवं अनूपपुर इत्यादि शहरों में किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ी का प्रयोग पूरे छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में किया जाता है। बिहारी वर्ग के क्षेत्र में भोजपुरी और मगही बोलियों के नाम आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके इर्द गिर्द भोजपुरी तथा पटना और उसके आसपास मगही बोली जाती है। राजस्थानी वर्ग के क्षेत्र में मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और मालवी बोलियां प्रमुख हैं। जोधपुर और उसके आसपास मारवाड़ी, जबकि जयपुर और उसके आसपास हाड़ौती बोली का प्रयोग होता है। मेवाती बोली का प्रयोग राजस्थान के अलवर और भरतपुर तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों में किया जाता है, तथा मालवी बोली मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। शिल्पा जी, पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम आवागमन के कारण पारस्परिक संपर्क सीमित होता है, इसलिए छोटी छोटी बस्तियों में भी अलग अलग बोलियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये 2 ही मुख्य बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में कुमाऊनी बोली जाती है। और गढ़वाली बोली का क्षेत्र गढ़वाल और उसके निकट टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून का उत्तरी भाग आदि है।
शिल्पा जी, एक विशेष बात यह है कि हर बोली का उसके बोलने वालों के साथ एक बड़ा ही रागात्मक संबंध होता है। हर क्षेत्र की बोली में अपने लोकगीत, लोक कथाएं और लोक नृत्य भी होते हैं। एक विशेष बात यह भी है कि उत्सवों और त्योहारों का रंग तभी खिलकर सामने आता है जब उसे लोक गीतों और नृत्यों से सजाया जाता है। ऐसे अवसरों पर लोगों का उल्लास देखते ही बनता है। हिंदी की तो सभी बोलियों में लोकगीत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सभी बोलियों में विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले अनेक लोकगीत मिलते हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह आदि की हर रस्म के लिए भी अलग अलग गीत गाए जाते हैं। दादी चुमा बहू सर्वस लुटाऊ रघुनंदन है। दादी चुमा बहू सर्वस लुटाऊ रघुनंदन है। शिल्पा जी, लोक गीतों के साथ साथ लोक नृत्य विभिन्न अवसरों को यादगार बना देते हैं। इन बोलियों का साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है, जैसे भोजपुरी में भिखारी ठाकुर, श्याम बिहारी तिवारी आदि। अवधी में पंडित बलभद्र दीक्षित, वंशीधर शुक्ल रमई काका आदि। राजस्थानी में विजयदान देथा और कन्हैया लाल सेठिया इत्यादि साहित्यकार प्रसिद्ध हैं। और छत्तीसगढ़ी में पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे आदि साहित्यकारों ने भरपूर लेखन किया है। और हरियाणवी में पंडित लक्ष्मी चंद और पंडित मांगेराम प्रमुख हैं। इन सभी बोलियों में वर्तमान समय में प्रचुर लेखन कार्य किया जा रहा है। इन सभी बोलियों में कई फिल्में भी बनी हैं जो बहुत सफल रही हैं। इन बोलियों में भोजपुरी का प्रयोग विदेशों में भी दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? आपने सही प्रश्न पूछा। इसका मूल कारण है जिन मेहनतकश भारतीयों को अंग्रेज 7 समंदर पार ले गए थे, उनमें भोजपुरी भाषियों की संख्या ही अधिक थी। इसलिए भोजपुरी बोली भारत की सीमा पार करके दूर दूर तक पहुंच गई। वर्तमान में मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद आदि देशों में जो हिंदी बोली जाती है वो भोजपुरी पर ही आधारित है। उदाहरण स्वरूप मॉरिशस में इस समय बोली जाने वाली भाषा क्रियोल है, जो भोजपुरी मिश्रित है। हिंदी की बोलियों के संबंध में हुई ये चर्चा बहुत ही लाभदायक रही। अब हम मधुकर जी से अनुरोध करते हैं कि वे हिंदी भाषा के संबंध में भी कुछ जानकारी दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है, उसे यह दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनके आकार आदि क्रम से नाम इस प्रकार हैं: असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इन सभी भाषाओं में हिंदी का विशेष महत्व है। जी हाँ, हिंदी के इस विशेष महत्व का पहला कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार ये निश्चित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। साथ ही सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अगले 15 वर्षों तक जारी रखने का उल्लेख भी किया गया है। लेकिन 1963 के संविधान संशोधन ने अंग्रेजी के प्रयोग को सह राजभाषा के रूप में आगे बढ़ाया और यह अब भी जारी है। हिंदी के इस विशेष महत्व का दूसरा कारण है संविधान का अनुच्छेद 351। इस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास का पूर्ण दायित्व केंद्र सरकार पर डाला गया, ताकि ये भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। यदि हम भारत के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों पर नजर डालें,
तो पता चलेगा कि 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। मधुकर जी, अगर आप कहें तो इन 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मैं गिनाऊं? नेकी और पूछ। ये राज्य हैं हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली एवं अंडमान और निकोबार। ये संपूर्ण भूभाग हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदी क्षेत्र के अतिरिक्त हिंदी भाषा का व्यवहार संपर्क भाषा के रूप में संपूर्ण भारत में किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने संपर्क भाषा के रूप में देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य बखूबी किया है। जी हाँ, भारत के समस्त तीर्थों एवं पर्यटन स्थलों पर भी हिंदी का खूब प्रयोग होता है। किधर जाना सर? भैया रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने को जाना। आइए सर, टैक्सी में बैठिए। साइट सीइंग भी करना क्या? ना, ठीक है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग का एक और उदाहरण ये भी है कि जब 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक जगह पर मिलते हैं तो बातचीत हिंदी में ही करते हैं। जी बिल्कुल, लद्दाख इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वहां पर यदि एक कश्मीरी किसी लद्दाखी से बात करता है तो उनकी बातचीत में हिंदी का प्रयोग होता है, लद्दाखी या कश्मीरी का नहीं। आओ साहब, गरम कपड़े ले लो। ये मफलर कितने का है? 200 का है साहब, सिर्फ 200 का। गरम तो है ना? हाँ साहब, बिल्कुल असली ऊन का है, यहाँ की ठंड में भी काम करेगा, बहुत गर्म है। रेट फिक्स है? जी साहब, एकदम। अच्छा, एक दे दो। और भी कुछ खरीद लो साहब। बस अभी कुछ और नहीं। ये लो। वो भारतीय जो अपनी इच्छा से विदेशों में रहने लगे हैं, वो भी हिंदी का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। इस तरह विदेशों में हिंदी का काफी प्रचार प्रसार हुआ है। कई प्रवासी लेखक भी इस बीच हिंदी में निरंतर विभिन्न विधाओं पर लेखन कार्य कर रहे हैं। अनेक हिंदी पत्र पत्रिकाएं भी विदेशों में प्रकाशित हो रही हैं, जैसे भारत दर्शन, सरस्वती पत्र, अभिव्यक्ति, अन्यथा, इंदु संचेतना और आर्मस्टेल गंगा इत्यादि। इसके अतिरिक्त एक ई विश्वा नाम से त्रैमासिक ई पत्रिका का प्रकाशन भी हो रहा है। वैश्विक स्तर पर हिंदी की पहचान को और अधिक बल तब मिला जब 24 सितंबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन अपना ओजपूर्ण वक्तव्य हिंदी में दिया। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। अटल जी के बाद तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार भारत के प्रतिनिधियों ने हिंदी में भाषण दिए। हिंदी की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। अमेरिका में तो अंतर विश्वविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। जी हाँ, विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पठन पाठन के विषय में प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा हमें और अधिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। विदेश में हिंदी प्रचार प्रसार की मूल भित्ति विदेश में हिंदी शिक्षण है। विदेश में जितने लोग हिंदी में बोल सकेंगे, पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, शुद्ध अर्थों में हिंदी का प्रचार प्रसार उतना ही अधिक होगा। इसी को दृष्टि में रख करके
भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने 1972-73 में भारतीय विद्वानों को हिंदी शिक्षण के लिए विदेश में भेजने की योजना बनाई। पूर्वी यूरोप में हिंदी शिक्षण की एक पुरानी प्रसिद्ध परंपरा रही है, जिसमें प्राहा विश्वविद्यालय, जिसमें वार्सो विश्वविद्यालय, जिसमें बुखारेस्ट विश्वविद्यालय आदि की गणना होती है। इसी तरह बुदापेस्ट का विश्वविद्यालय जो है हिंदी शिक्षण में बड़े समय से एक अच्छी प्रगति कर रहा है। अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी का शिक्षण बड़े विस्तार से होता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, टेक्सास के ऑस्टिन विश्वविद्यालय में, पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण की एक पुरानी परंपरा है। उन्होंने तो ये मान रखा है कि भारत को समझने के लिए हिंदी का अध्ययन ज़रूरी है। अगर हम भारत को समझना है तो अनेक भाषाओं के होते हुए भी हिंदी एक संपर्क भाषा है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से सारे भारत को समझ सकते हैं। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में फ्लैगशिप प्रोग्राम में हिंदी बहुत सालों से पढ़ाई जा रही है। इसी तरह अफ्रीका में हिंदी शिक्षण की व्यापक स्तर पर व्यवस्था उतनी तो नहीं है जितनी यूरोप में और एशिया में है, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ डरबन है, वहाँ इनमें हिंदी अच्छी तरह से पढ़ाई जा रही है। वहाँ हिंदी का अच्छा यूनिवर्सिटी में अच्छा पाठ्यक्रम है, जिनमें फिजी है, सूरिनाम है, मॉरिशस है, ट्रिनिडाड है, सूरिनाम है, दक्षिण अफ्रीका है। इन सब जगहों पर तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। फिजी एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी को संसदीय मान्यता प्राप्त है। आप वहाँ पर संसद में हिंदी में बोल सकते हैं, सभी लोग हिंदी समझते हैं। उनकी मूल भाषा तो कायवीती है, लेकिन हिंदी समझने वाले देश में सभी लोग हैं। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन से भी वैश्विक परिदृश्य में हिंदी अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा रही है। इन सम्मेलनों का आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय करता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी सन 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। सामान्यतः ये सम्मेलन हर तीसरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। अब तक भारत के अलावा मॉरिशस, ट्रिनिडाड व टोबैगो, लंदन, सूरिनाम, न्यूयॉर्क और जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इससे विश्व भर में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा भी मिला है। सन 2012 में न्यूयॉर्क अमेरिका में जो सम्मेलन आयोजित किया गया, उसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव श्री बान की मून ने किया। ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन सन 2018 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 18 से 20 अगस्त तक आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर हिंदी में प्रसारित संयुक्त राष्ट्र समाचार की झलकियां भी प्रदर्शित की गईं। प्रत्येक शुक्रवार को 10 मिनट की अवधि का हिंदी बुलेटिन संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रसारित किया जाता है। और मुख्य वक्ता के रूप में भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने हिंदी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। मित्रों, विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा 43 वर्ष पुरानी है। 1975 में पहला सम्मेलन भारत में नागपुर में हुआ था। पिछली बार का सत्र आपको याद होगा, हमने विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभंकर लोगो रखा था हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। आइए प्रोफेसर महेंद्र पाल शर्मा से विश्व हिंदी सम्मेलनों की उपलब्धियों पर जानकारी प्राप्त करें। निस्संदेह विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। वहाँ प्रतिभागी देश विदेशों से आते हैं और अपने यहाँ हिंदी के विकास की जो स्थिति है उससे एक दूसरे को परिचित कराते हैं। अनेक तरह के प्रस्ताव आते हैं और उन प्रस्तावों के आधार पर हिंदी को कैसे आगे विकसित किया जा सकता है, ये हमने देखा। इन सम्मेलनों से हिंदी का विकास कैसे होगा। हम बहुत दिनों से ये सुनते आ रहे हैं कि
सुरक्षा परिषद में हिंदी को स्थान मिले। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए प्रयास लगातार चल रहा है और उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। हो सकता है कि अगले विश्व हिंदी सम्मेलन तक ये काम पूरा हो जाए। विश्व हिंदी सम्मेलनों की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हिंदी विश्व में फैली है, चारों तरफ उसका प्रचार प्रसार हुआ है। जहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही वहाँ भी लोग हिंदी पढ़ाने के लिए अब कोई प्रयास कर रहे हैं। विश्व के अनेक देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, ये सब जानते हैं। 160 से ज़्यादा देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, लेकिन वहाँ के जो सभी विद्वान किसी एक मंच पर आकर के यदि चर्चा कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, कुछ अन्य मुद्दे सुझा सकते हैं, तो उसका सबसे बड़ा मंच विश्व हिंदी सम्मेलन है। इस दृष्टि से विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगी कि मॉरिशस में ही विश्व हिंदी सचिवालय भी स्थित है और चूंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को आरंभ हुआ था, इसीलिए ये दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के मंथन का परिणाम 2 रत्नों के रूप में विश्व हिंदी सचिवालय और वर्धा का जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, ये 2 संस्थाएं बनी। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में हिंदी फिल्में और टेलीविजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब तो इंटरनेट की उपलब्धता से इस प्रकार के कार्यक्रमों की सीमाओं का विस्तार भी हुआ है। प्रोफेसर मधुकर जी, अभी तक हमने हिंदी के साहित्यिक स्वरूप की चर्चा नहीं की है। बिल्कुल सही दिशा में आपने ध्यान आकर्षित किया है। हिंदी राजभाषा है, हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी साहित्य की भाषा है। हिंदी में प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन किया गया है और वर्तमान में भी लगातार हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर सृजन किया जा रहा है। हिंदी के पाठकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। अब तो विभिन्न प्रकाशन समूह हिंदी में बेस्ट सेलर की सूची भी प्रकाशित करने लगे हैं। मधुकर जी, इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के भंडार में बराबर वृद्धि हो रही है। इस दिशा में भारत सरकार का वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग निरंतर कार्यरत है। विभिन्न विषयों से संबंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय अब सहज सुलभ हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सामंजस्य बैठाते हुए हिंदी निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर हो रही है। निस्संदेह वर्तमान समय में हिंदी केवल भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण भाषा बन गई है और आज हिंदी के बढ़ते हुए महत्व को सभी स्वीकार कर रहे हैं। हिंदी भाषा और इसकी बोलियां विषयक ये परिचर्चा अत्यंत ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ रोचक भी रही। बहुत सारी नई जानकारी हमें इस चर्चा के दौरान मिली और हम हिंदी के बढ़ते हुए प्रभाव से भी परिचित हुए। प्रोफेसर मधुकर और प्रोफेसर शिल्पा, आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी हिंदी भाषा और इसकी बोलियों से संबंधित थी। आशा है आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।